Are monsters born or made? एक सवाल, क्या मॉन्स्टर ह्यूमन फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं? और यहीं पर एक ऐसा कैरेक्टर लिखना जिसके पास कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं बट स्टिल आर्ग्यूएबली द मोस्ट बोन चिलिंग विलन इन एनिमे एंड मांगा। एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने वर्ड से ही किसी को भी मार सकता है। और ये कैरेक्टर लिखा है लेजेंडरी नाओकी उरोसावा ने, योहान लिबर्ट फ्रॉम मॉन्स्टर। और मेरी नज़र में क्या इसे बनाता है द ग्रेटेस्ट एंटेगनिस्ट इन एनिमे एंड मांगा। मॉन्स्टर को देखने से पहले मैंने नाओकी उरोसावा का एक और काम देखा था, प्लूटो। और इस आदमी की एक चीज़ जो कि है हर एक बिखरी हुई चीज़ को कहानी के एंड में एक पॉइंट पर लाना और हर एक कैरेक्टर को एक मीनिंगफुल रोल देना एंड फिर भी एक क्राइम थ्रिलर फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल नैरेटिव को इंटैक्ट रखना, जो कि इनकी एक ब्रिलियंट एबिलिटी है। और मॉन्स्टर में यही काम बड़े स्केल पर होता है। मॉन्स्टर से योहान के कैरेक्टर की सबसे ज्यादा बात की जाती है और हाँ, होनी भी चाहिए, बट मॉन्स्टर हैज एन अमेजिंग कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स। बेवकूफ मत बनो, दे ईच एलिवेट ईच अदर। तेनमा और ग्रिमर योहान के कैरेक्टर के साथ एक ग्रेट कंट्रास्ट की तरह दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। बट पहले यहाँ पर ऐसा क्या है जो लोग हमेशा योहान को इतने हाई रिगार्ड्स पर रखते हैं, और क्यों इतने सारे तगड़े कैरेक्टर्स होने के बाद भी वो सबसे मेमोरेबल बन जाता है। मॉन्स्टर की कहानी शुरू होती है डॉक्टर तेनमा के साथ, एक जापानीज न्यूरोसर्जन जो जर्मनी में रहते हैं और एक ऐसे हॉस्पिटल में काम करते हैं जिसने उनके साथ बहुत बुरा किया, जिस हॉस्पिटल के हेड सिर्फ पैसे और फेम के लिए कोई भी लाइन क्रॉस कर सकते हैं। वहीं पर तेनमा डिफरेंट है, वो लाइफ को वैल्यू करते हैं, वो मानते हैं ऑल लाइव्स आर प्रीशियस। यही उनकी मोटिवेशन है एज अ डॉक्टर। बट यही मॉरल की वजह से वो एक ऐसे बच्चे की जान बचाते हैं जो कि आगे जाकर एक सीरियल किलर बनता है, जिसमें से कई लोगों की मौत का इल्जाम तेनमा पर भी लगता है। उसमें से एक था उसी हॉस्पिटल का हेड जिसने तेनमा को निकाला था। लेकिन अभी मैंने तेनमा के मॉरल स्ट्रगल की बात नहीं करी, क्योंकि वो तब आएगा जब तेनमा का सामना योहान से होगा और तब तेनमा का स्ट्रगल चालू होगा। पर अभी योहान के कैरेक्टर के और क्लोज जाने से पहले हम देखते हैं कई लोगों को योहान के बारे में बात करते हुए कि वो कैसे कितना खतरनाक है, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री के बिल्डअप के लिए बहुत जरूरी है और जो बाद में उसके एक्शन से प्रूव भी हो जाता है, जो कि हम देखते ही हैं। अब हम यहाँ पर योहान के एक और कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, जो कि है आना। योहान की ट्विन सिस्टर अब नीना फॉजर के नाम से खुद को जानती है, एक नॉर्मल लाइफ जी रही है विद अ लविंग फैमिली एंड अब वो एक लॉ स्टूडेंट भी है। बाहर से एकदम ठीक, लेकिन सपने आते हैं जो वो समझ नहीं पाती, हाथ कांपते हैं बिना किसी वजह से, और कुछ मेमोरीज हैं जो सरफेस पर आती हैं और वो उन्हें अंदर धकेल देती है। बैक टू हॉस्पिटल सीन, जब तेनमा आना को बताता है कि जोहान जिंदा है, तो तब जो उसकी आंखों में था वो टेरर तो जरूर था, पर उससे ज्यादा था गिल्ट। वो भागना नहीं चाहती थी योहान से, वो ढूंढना चाहती थी उसे, क्योंकि आना के भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ योहान के पास है। और हॉस्पिटल सीन में ही जब योहान अपना हाथ रोते हुए आना की तरफ बढ़ाता है, तो ये जेस्चर हमें बहुत कुछ बताता है इनके बारे में, जो कि वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। एवरीथिंग अबाउट योहान एंड हिज सिस्टर इज वाइटल। पर हम वापस अपनी बात पर पहुंचते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तुम इसके बारे में और सुनने के लिए तैयार रहना। अब स्टोरी में कुछ टाइम के लिए हमें एक और कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जिसका नाम है जंकर्स। तेनमा का एक क्रिमिनल पेशेंट जो कि बार बार कहता है कि किसी ने उन्हें हायर किया था ये सब किलिंग्स करने के लिए, और वो एक मॉन्स्टर था। आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे योहान ने गोलियों से जंकर्स को तेनमा के सामने मार दिया, और योहान वहां एडमिट भी करता है कि हॉस्पिटल के हेड को 10 साल पहले उसी ने मारा था। मिस्ट्री सिर्फ योहान के कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग नहीं बनाती, वो कैरेक्टर ही ऐसा है। एक सवाल कि क्या योहान जैसा कुछ हो भी सकता है, और सीरीज में तो कई कैरेक्टर्स ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि वो एग्जिस्ट भी करता है। और आगे जाकर ये चीज उतनी ही शॉकिंग हिट करती है, क्योंकि जब पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है, सो इट फंडामेंटली डिस्ट्रॉयड देयर बिलीव्स। इसी के साथ हम देखते हैं कि तेनमा जब म्यूचिन जाते हैं योहान के बारे में और जानने के लिए, तो वहाँ वो कुछ लोगों को ढूंढ रहे थे जो उसके चाइल्डहुड के बारे में कुछ जानते हों, कुछ शायद हेल्प भी करते योहान को समझने में। बट यहीं पर हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ एक ओल्ड मैन तेनमा को बताता है कि योहान ने अपना नाम उसे फ्रांस बताया था, और उसने डॉक्टर तेनमा के बारे में भी बताया था कि वो आपका बहुत शुक्रगुजार है और वो आपको एक फादर से भी बढ़कर मानता है। ओल्ड मैन बताता है कि 12 साल की उम्र में फ्रांस ने बहुत जल्दी इंग्लिश और फ्रेंच सीख ली थी। जो भी मैं कहता हूँ वो बहुत ध्यान से सुनता था, पर जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी वो थी वॉर। फिर वो बताता है कि कैसे जब वो मिलिट्री में था तो उन पर एक अटैक हुआ था। एक नॉर्मल बच्चा ऐसी सिचुएशन सुनकर डरता, पर फ्रांस नहीं डरा। जो चीज़ उसे फैसिनेट करती थी वो थी एब्सोल्यूट टेरर। एक इंसान अपनी मौत को इतना करीब देख के क्या रिस्पॉन्ड करेगा।
यही था जिसमें फ्रांस सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था। टेरर अम्यूज्ड हिम। यहाँ चीजें और भी ऊपर उठती जाती हैं जैसे जैसे हर पीस पजल में ऐड होता जाता है। टेनमा और आगे बढ़ते रहते हैं योहान को ढूंढने के लिए, और यही इस कॉन्वर्सेशन में पता चला था कि योहान कितना इंटेलिजेंट है। इतनी छोटी उम्र में इतनी लैंग्वेजेस सीखना और कैसे वो हर बार 10 कदम आगे रहता है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कैसे योहान ने एक एक्स सोल्जर से गन चलाना सीखने की बजाय मल्टीपल लैंग्वेज सीखी, क्योंकि योहान गन्स के साथ उतना डेडली नहीं जितना वो अपने वर्ड्स के साथ है। अगर तुम योहान के सारे मर्डर्स देखो और कंपेयर करो बाकी एनिमे विलन्स के साथ, तो इसमें कुछ भी फिजिकली ब्रूटल नहीं होता, क्योंकि योहान किसी की बॉडी के बजाय उसके माइंड और सोल को टॉर्चर करता है और फिर उसे तोड़ देता है। योहान एक जेंटलमैन की तरह पेश आता है, तुमसे काइंडली बिहेव करता है ताकि इंफॉर्मेशन गेन कर सके, और फिर तुम्हें तुम्हारे डीपेस्ट फियर से मिलवाता है जिससे वो तुम्हारा तुमसे ही खेल खत्म करवा देता है। योहान को अगर सेटन से कंपेयर करो तो कुछ गलत नहीं होगा। दोनों ने ही कई लोगों को मैनिपुलेट किया, जैसे सेटन ने भी अपने हर डर्टी वर्क के लिए एक एजेंट रखा हुआ था, जबकि वो खुद पीछे से सब कुछ देखता था। लोगों को एंजल की तरह देखना और उनका फायदा उठाना। एक और इवेंट जब तेनमा डीडर को बचाने जाते हैं 511 किंडरहाइम के एक्स डायरेक्टर से, जहां उन्हें पता चलता है कि 511 किंडरहाइम के लोग एक परफेक्ट सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो डायरेक्टर वहां तेनमा को योहान की एक बात बताता है जो उसने कही थी सिर्फ 10 साल की उम्र में। ये 10 साल पहले हुआ था। सारे बच्चे, पूरा स्टाफ, सभी एक दूसरे को मार रहे थे, पर योहान यहाँ बैठकर ये सब देख रहा था। मैंने पूछा योहान से, तुमने ये कैसे किया? तो उसने आग में थोड़ा सा तेल डाल दिया। उसने कहा, जब भी बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो उनकी नफरत एक साथ आ जाती है। मैंने तो बस उस आग में थोड़ा सा फ्यूल डाला। यहाँ तेनमा डायरेक्टर से कहता है कि इसका मतलब किंडरहाइम ने योहान को ऐसा बनाया, पर यहाँ डायरेक्टर कहता है कि हमने तो बस कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट किए थे एक परफेक्ट सोल्जर बनाने के लिए। पर योहान वो कोई सोल्जर नहीं था, वो एक लीडर था जो कि ग्रेटनेस के लिए बना था। हम कभी भी योहान जैसा कुछ इंटेंशनली नहीं बना सकते। वो शुरू से ही एक इंसान जैसा होने से बहुत परे था। वो एक मॉन्स्टर था। यहाँ पर लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है, बट ये चीज़ हमें वही उस स्टार्टिंग के सवाल पर वापस ले आती है, दैट इज मॉन्स्टर बॉर्न और मेड, और कैसे एक बनाया जाएगा अगर तुम बना सकते हो तो। योहान जहाँ भी जाता है मौत उसके पीछे पीछे आती है। अगर वो तुम्हें फिजिकली नहीं मारेगा तो मेंटली मारेगा। जो पहले से योहान को इतना इफेक्टिव बनाता है वो ये है कि वो जिससे भी बात करता है वो उसके बारे में बहुत जल्दी बहुत कुछ जान लेता है, इसलिए वो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। और वहीं बाकी सब लोग योहान के बारे में कुछ नहीं जानते। एक प्यारी सी स्माइल, कुछ काइंडनेस की झलक, बिल्कुल जैसा वो शू वॉल्ट के साथ करता है। शू वॉल्ट जो जाना जाता है वैम्पायर ऑफ द ब्रानो के नाम से, एक रूथलेस कोल्ड हार्टेड बिजनेसमैन जो अपनी लाइफ के एंड पर है, व्हील चेयर पर, मोस्टली आईसाइट खोकर। एक इंसान जो अपनी लवर को कभी नहीं ढूंढ पाया और उसका एक बेटा है जिससे वो कभी नहीं मिला। अ परफेक्ट टारगेट फॉर अ साइकोपैथ। योहान उसके करीब जाता है, उसका ट्रस्ट गेन करता है, उसके रिसोर्सेज यूज करता है, पर जैसे कि योहान मनी से मोटिवेट नहीं होता, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए एक टूल था। जब वो मोमेंट आता है शू वॉल्ट को मारने का, तब पूरी लाइब्रेरी आग ही आग में थी। लोग वहां फंसे हुए थे, यानी योहान लोगों से भरे हुए रूम को जलता हुआ देख रहा था। पर ये सब योहान के लिए मीनिंगलेस है। यहीं पर जब शू वॉल्ट उससे पूछता है, अब तो मुझे मारने वाले हो? योहान कहता है, अभी मेरे दिमाग में कुछ अलग आइडिया आया है। पूरी लाइब्रेरी जल रही है, क्या तुम्हें डर लग रहा है या नहीं? तब शू वॉल्ट पूछता है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? योहान उसके बिल्कुल नज़दीक चला जाता है। क्या तुम मुझे देख सकते हो? तुम्हारी आंखों के खराब होने के बाद भी अगर मैं तुम्हारे इतना नज़दीक आ जाऊं, क्या तुम वो देख सकते हो जो मेरी आंखों में है? मेरा जन्म बिल्कुल एक परियों की कहानी जैसी जगह में हुआ था। बहुत से लोग मरे, मेरा दूसरा सेल्फ और मैं हाथ में हाथ डालकर चलते रहे। इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम दो लोग थे और हमारे पास कोई नाम नहीं थे। और तभी शू वॉल्ट डर से कांपने लगता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा था योहान की आंखों में जो कि बहुत ही टेरिफाइंग था, जिसका आंसर हमें बाद में मिलता है। शू वॉल्ट बच गया था और अब वो एक हॉस्पिटल में है, क्योंकि उस वक्त आना और तेनमा लाइब्रेरी में आ जाते हैं और योहान वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में और हम यहाँ देखते हैं उसका बेटा कार्ल उसका ध्यान रख रहा है। पर तब शू वॉल्ट कुछ दिल दहला देने वाली चीज बताता है। देयर वॉज हेल इन हिज आइज, हेल इन द आइज ऑफ अ लिविंग ह्यूमन बीइंग। यहाँ रुक जाओ एक सेकेंड। हेल इन द आइज ऑफ अ लिविंग ह्यूमन बीइंग। शू वॉल्ट ने इसलिए नहीं कहा कि योहान कोई डीमन था,
शूवॉल्ट ने इसलिए कहा क्योंकि योहान की आंखों में कुछ भी नहीं था, ना कोई दर्द ना कोई खुशी, सिर्फ एक ऐसी गहरी खाली जगह जिसे देखकर एक पूरा इंसान कांप गया। योहान इस टाइम तक स्टोरी में एक डीमन की तरह है क्योंकि इस टाइम तक उसके एक्शन कुछ ज्यादा सेंस नहीं बना रहे। हम पूछते हैं ये सब करने का उसके पास मकसद क्या है, पर एक सीरियल किलर के पास मकसद होना जरूरी भी है क्या? योहान शूवॉल्ट के नजदीक जाने के लिए बहुत कुछ करता है, उसके पैसों पर कंट्रोल हासिल करता है, बट बाद में वो डिसाइड करता है ना। इसका भी एक रीजन था। योहान उन फ्लेम्स के बीच खड़ा एक जवाब देता है जिसकी कंफर्मेशन हमें बाद में मिलती ही रहती है। इस सब का योहान के लिए कोई मीनिंग नहीं है। वो एक एजेंट ऑफ केओस है, उसके लिए ये एक गेम है। वो चाहता है दुनिया आग की लपटों में जले और वो उसमें अकेला खड़ा रहे। वो बस ये नहीं सोचता कि सिर्फ उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, उसके माइंड में हम सबके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। योहान जो भी करता है वो बस इसलिए ताकि वो बिलीव करवा सके कि वो जो मानता है वही फैक्ट है। ये बस उसकी जरूरत है उस फैक्ट पर बिलीव करने की। ह्यूमन लाइफ हैज नो वैल्यू, नो मीनिंग, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। यही गोल था योहान का, या कह लो कुछ अभी तक था, पर कुछ पर्सनल मोटिवेशन भी उसके अंदर आ जाती है जब वो एक किताब पढ़ता है जो उसकी चाइल्डहुड की कुछ चीजें सरफेस लेवल पर ले आती है, जिससे उसके इस एमलेस गोल को एक फोकस पॉइंट मिलता है, द नेमलेस मॉन्स्टर, जो कि शूवॉल्ट की लाइब्रेरी में थी उसके जलने से पहले। Once upon a time, there lived a monster. The monster was dying to have a name, so he decided to set upon a journey to find one. But the world was a huge place, so the monster split in two. One went east, the other went west. The monster who went east came to a village. There was a blacksmith who lived there. "Hey, Mr. Blacksmith, please give me your name." "I can't give you my name," replied the blacksmith. "If you give me your name, I will go inside you and make you strong." "Really? You'll make me strong? Okay, you can have my name." The monster went into the blacksmith. The monster became Otto the blacksmith. Otto was the strongest in the town. But one day, look at me, the monster inside me is getting bigger. The hungry monster ate Otto from inside. Chomp chomp, munch munch, gobble gobble, gulp. After that, he jumped into the Hans the shoemaker. But again, chomp chomp, munch munch, gobble gobble, gulp. Again, he was a monster without a name. Then the monster came to a castle. A very sick boy lived there. "If you give me your name, I'll make you strong," said the monster. "If you heal my sickness, I'll give you my name." The monster jumped inside the boy. Now, boy became healthy. The king was overjoyed by it and he announced, "The prince is healthy, the prince is strong." The monster liked the boy's name. He liked living in castle. So even when he was hungry, he stayed put. But one day, when his hunger became too big, look at me, the monster inside me has grown this large. He ate the king and all the servants. The boy was lonely now, so he went on a journey. And one day, the boy met the monster who went west. He said, "I have a name, and it's a wonderful name." The monster who went west replied, "Who needs a name? I am perfectly happy without one. After all, that's what we are, nameless monsters." The boy ate the monster who went west, even though now he had finally found a name, but there was no one left to call him by it. Such a shame, because Johann is such a wonderful name.